डायबिटीज़ प्रोफाइल बायोकेमिस्ट्री के बुक में है, यूनिट नंबर 3 या 4 2 दो में से कोई हो सकता है। डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जब बॉडी में इंसुलिन की खामी होने लगती है, इंसुलिन का प्रमाण जो डिक्रीज़ होने लगता है ब्लड, तो इसलिए ब्लड में शुगर का वैल्यू बढ़ जाता है। अभी इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है, पर जब इंसुलिन ही कम हो जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए उसको डायबिटीज़ मेलाइटस नाम दिया गया है। दो टाइप में होंगे, टाइप 1 IDDM और टाइप 2 NIDDM। IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, सेकेंड वन इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब जो टाइप 1 है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें क्या होगा कि इस प्रकार के डायबिटीज़ में इस प्रकार के डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये डायबिटीज़ बीटा सेल के खामी के कारण देखा जाता है। जो हमारे शरीर में स्वादुपिंड होता है उसमें बीटा सेल होता है, उसमें से एक एक ड्रॉप इंसुलिन निकलता है, पर अगर वो बीटा सेल होगा ही नहीं तो इंसुलिन निकलेगा ही नहीं, इसके कारण ये फर्स्ट वन देखा जाएगा। इसीलिए जब टाइप 1 होता है तो हम लोग इंसुलिन बाहर से देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। अब टाइप 2 है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस 40 ईयर या तो 40 ईयर अबव के ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है। इसमें भी बीटा सेल पहले के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, इसमें थोड़े प्रमाण में होते हैं, तो इसके लिए इंसुलिन कम प्रोडक्शन होता है और इसीलिए ब्लड में शुगर थोड़ा बढ़ जाता है। अब जो दूसरा डायबिटीज़ है, दूसरे टाइप का डायबिटीज़ आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबनॉर्मल देखा जाता है ग्लूकोज का प्रमाण, तो वो एबनॉर्मलिटी को दो भाग में डिवाइड करेंगे, प्री डायबिटीज़ और लेटेंट डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या होता है कि जो पेरेंट्स में से आता है कि माता पिता में से जैसे कि माता पिता को डायबिटीज़ होता है तो उनके बच्चे को डायबिटीज़ आता है, ट्विंस को डायबिटीज़ आता है, तो इसको हम बोलेंगे कि वारसागत रोग, मतलब कि इनहेरिट होता है पेरेंट्स में से डॉटर में। लेटेंट डायबिटीज़ मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं कि थोड़े समय के लिए ही उनमें ये शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं होता, थोड़े समय के लिए। लाइक एग्जांपल प्रेगनेंसी होती है या तो कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, या तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये कंडीशन देखी जाती है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। मेटाबॉलिक मतलब पाचन तंत्र के रोग के कारण होता है, जिसमें पॉलीयूरिया देखा जाता है। पॉलीयूरिया मतलब कि यूरिन का प्रमाण ज़्यादा आना। इसमें हार्मोन, कौन से हार्मोन के खामी के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस देखा जाता है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण ये देखा जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं तो जो ब्लड में ग्लूकोज आती है? तो ब्लड में जब हमारे इंटेस्टिनल में मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद तो ब्लड में ग्लूकोज एंटर होता है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि जो ग्लाइकोजन है वो टूट के ग्लूकोज बनता है, उसके कारण होता है। और ग्लूकोनियोजिनेसिस जिसमें प्रोटीन लिपिड जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। और कौन से रास्तों से ग्लूकोज दूर होता है? तो फर्स्ट वन है फैट होता है, उसका अब्जॉर्बेंस होता है। सेकेंड वन है ग्लाइकोलिसिस मतलब जो ग्लूकोज होता है वो टूट के ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है।
और ग्लाइकोजिनेसिस मतलब कि जो ग्लूकोज है उसका रूपांतर ग्लाइकोजन में होता है और वो लीवर ग्लाइकोजन या तो मसल्स ग्लाइकोजन में जाता है। और ग्लाइकोप्रोटीन एंड लैक्टोज का जब अब्जॉर्बेंस होता है तब ये देखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो ब्लड ग्लूकोज है उसका प्रमाण ज़्यादा हो या तो कम हो तो कौन कौन सी कंडीशन को नाम देंगे। तो अगर 70 mg पर डेसीलीटर से भी कम हो तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, और 180 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक रासायनिक सूत्र है, एक रासायनिक कंपोजिशन है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन से बनता है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की चेन होती है। उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2nOn। N मतलब कि जितना कार्बन हो उतनी उसकी संख्या। प्रॉपर्टी क्या है कार्बोहाइड्रेट की? तो वो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब एनर्जी का संग्रह है। फिर दूध में, मिल्क में लैक्टोज होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। फिर DNA और RNA वो भी कार्बोहाइड्रेट के घटक से बनते हैं। फिर बहुत सारी दवाई है जो बनाने में उपयोग होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट वो लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड के संश्लेषण में भी हेल्प करता है। मेसेनकाइमल सेल टिश्यू होते हैं, उसका भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें प्रेजेंट होता है। अब उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, मतलब डिवीज़न कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट वन है कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, दूसरा है कि कार्बन की कितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड, तो जो कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा तो उसमें मोनोसेकेराइड आएगा, मतलब 1, डाइसेकेराइड तो 2 यूनिट, ओलिगोसेकेराइड 2 से ज़्यादा, पॉलीसेकेराइड 10 से ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप भी है। उसके कारण कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के कारण एल्डोस और कीटोस ऐसे में वर्गीकरण किया गया। तो जिसमें कोई में एल्डिहाइड मिलेगा या तो कोई में कीटोन मिलेगा। जिसमें एल्डिहाइड मिलेगा उसको एल्डोस बोलेंगे, जिसमें कीटोन मिलेगा उसको कीटोस बोलेंगे। एल्डोस वाला कौन कौन से हैं? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज। कीटोस वाले कौन कौन से हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज। अब कार्बन अणु क्या, मतलब कितने कार्बन है? तो मोनोसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड को सिंपल शुगर भी बोला जाता है, सादी शुगर, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CHO अलग होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोलाइसिस मतलब के तोड़ना। जनरल फॉर्मूला क्या है उसका? CnH2nOn, C6H12O6 वो उसका फॉर्मूला एग्जाम्पल दिया गया है। फिर डाइसेकेराइड में वो भी एक ऐसी शुगर है कि जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड बनेंगे, मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिल के डाइसेकेराइड, डाई मतलब 2 डाइसेकेराइड बनाते हैं। उसका भी एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज मतलब 2 मोनोसेकेराइड बना, तो कौन कौन से मोनोसेकेराइड? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज तो वो 2 मोनोसेकेराइड से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज है तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब ओलिगोसेकेराइड तो ये एक ऐसा प्रकार का शुगर है कि जिसको हाइड्रोलाइसिस करने से 3 से 6 मोनोसेकेराइड के अणु मिलते हैं, 3 से 6 में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? उसको ग्लाइकेन भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइसिस करने से 6 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड अलग होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है उसका फिर से 2 डिवीज़न होता है, एक होमोसेकेराइड और एक हेटेरोसेकेराइड। होमोसेकेराइड मतलब जो मोनोसेकेराइड 6 से ज़्यादा मिलके पॉलीसेकेराइड बना है ना, वो सारे मोनोसेकेराइड सेम हो, और हीटेरो में अलग अलग मोनोसेकेराइड होंगे। तो सेम वाले होंगे जो होमो, उसकी एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन, और जो हीटेरो में अलग अलग हैं उसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब हम थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक केमिकल घटक है कि जो बॉडी में उत्पन्न होता है। और जो उसका कंट्रोल सिस्टम है वो शरीर के कोई सेल या तो फिर कोई ऑर्गन के थ्रू होता है।
अब इंसुलिन क्या है, तो वो एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है कि जो स्वादुपिंड में से बीटा सेल होता है उसमें से उत्पन्न होता है, जिसका काम क्या है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको लेवल करना। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, वो सुरक्षित भाग रहता है। ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन बनता है तो ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे तो मेथड क्या है उसकी, जीओडी पीओडी मेथड, ऑर्थोटोल्यूडिन मेथड, फॉलिक डब्ल्यूस मेथड, बेनेडिक्ट मेथड, हेक्सोस काइनेटिक मेथड। अब जीओडी पीओडी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज का हम लोग टेस्ट करेंगे एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन की मदद से। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, तो ग्लूकोज जो लेवल अलग अलग स्थिति में अलग अलग लेवल उसका मिलता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपर पिट्यूटरिज्म में, डायबिटीज़ के अलग अलग ट्रीटमेंट में कि जिसमें इंसुलिन का प्रमाण ज़्यादा दिया जाता है, इन सब कंडीशन में अलग अलग देखा जाता है। मेथड का नाम है जीओडी पीओडी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड। अब इसकी प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का नाम है कि जो ऑक्सीडेशन करेंगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज की मदद से, तो वो दो चीज़ें अलग करेगा, ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 वो पेरोक्सीडेज एंजाइम की मदद से पानी और ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा, H2O + O। अब ये ऑक्सीजन है वो 4 अमाइनो फिनेजोन के साथ फिनॉल की हाजिरी में प्रक्रिया करके पिंक कलर का संयोजन बनाएगा, जिसकी हम ओडी चेक करेंगे 540 नैनोमीटर पर। अब FBS चेक करते हैं तो उसका लेवल 70 to 110 mg पर डेसीलीटर। FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, भूखे पेट वाला। RBS मतलब कि रैंडम ब्लड शुगर जो 70 to 180 mg पर डेसीलीटर। और PP2BS मतलब कि पोस्ट पार्शियल ब्लड शुगर, मतलब कि खाने के 2 घंटे बाद, जिसका 70 to 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब ये टेस्ट करने की साधन सामग्री क्या है, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, ग्लूकोज किट चाहिए, ऑटोपिपेट चाहिए, कलरीमीटर चाहिए। अब इसमें रिएजेंट 3 आएंगे। फर्स्ट वन है एंजाइम बॉटल, दूसरा है बफर वाला और तीसरा ग्लूकोज स्टैंडर्ड। अब 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पहले को हम लोग नाम देंगे ब्लैंक, दूसरे को स्टैंडर्ड और तीसरे को टेस्ट। अब जो ब्लैंक है उसमें क्या करेंगे, सिर्फ ग्लूकोज वर्किंग रिएजेंट 1 ml डालेंगे और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड में ग्लूकोज वर्किंग रिएजेंट प्लस जो कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड हमारे पास आया है वो, इसको डालेंगे हम 0.01 ml। और टेस्ट में ऐसा ही है कि वर्किंग रिएजेंट प्लस हमने जो सीरम या तो सैंपल लिया है वो। कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है। ये कलेक्शन कैसे करना है, तो ब्लड जो लेना है शुगर के टेस्टिंग के लिए फ्लोराइड ब्लड बल्ब में लेना है। जो फ्लोराइड बल्ब का फंक्शन क्या है कि वो एंजाइम को रोकता है ग्लाइकोलाइसिस होने से। अब फास्टिंग सैंपल लेना है तो 2 to 3 ml जितना ब्लड फ्लोराइड में लेना है। और जो भी पेशेंट का लो उसको उनका पक्का 12 to 16 आवर का फास्टिंग होना चाहिए। पोस्ट ग्लूकोज सैंपल लो PG, तो फास्टिंग ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलवाना है और उसके 1 या 2 घंटे के बाद 2 to 3 ml ब्लड लेना है। और PP2BS लो तो खाने के 2 घंटे बाद फ्लोराइड बल्ब में 2 to 3 ml ब्लड को कलेक्ट करना है।
अब कौन अलग अलग स्थिति में ब्लड की नॉर्मल रेंज दी गई है। अब हम पढ़ेंगे जीटीटी के बारे में, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फॉर इंग्लिश मीडियम के जिसको स्वादुपिंड का मतलब नहीं पता, तो स्वादुपिंड को इंग्लिश में किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, कि जहाँ बीटा सेल प्रेजेंट होता है। अब दूसरी मेथड है जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो, इसका मतलब क्या है कि शरीर में ग्लूकोज को यूज़ करने की क्षमता। डायबिटीज़ मेलाइटस और हार्मोन के रोग के कारण, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरीज्म, हाइपोएंड्रीनालिज्म में ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति में पूरे दिन के दरमियान 100 mg पर डेसीलीटर जितना ब्लड शुगर देखा जाता है। अब पेशेंट को ये टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी वो देनी है, एडवाइस देनी है। तो टेस्ट करने के 2 से 3 दिन पहले का खाना जो वो ले रहे हैं वो उसको लेवल में होना चाहिए। जब पेशेंट लेबोरेटरी में आ रहा है तो 12 से 16 आवर तक वो फास्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, सिर्फ पानी के सिवा और कुछ नहीं ले सकता। वो खुद का जो यूरिन सैंपल है क्लीन और ड्राई बॉटल के अंदर कलेक्ट करके मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आना है। और पेशेंट 2 से 3 घंटे लैब में बैठ सके वैसी स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि आधे कलाक में हाफ एन आवर में उसको 5 सैंपल कलेक्ट करके देने, इसलिए। और ऐसी कोई भी उसकी दवाई ना लेनी चाहिए कि जो शुगर के लेवल को मेंटेन करे। टेस्टिंग के लास्ट 3 दिन तक उसको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है और उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शन होनी चाहिए। और पेशेंट को कहना है कि स्मोकिंग ना करे, लैब के बाहर जाके कोई खाना ना ले, वो सिर्फ पानी पी सकता है ड्यूरिंग द टेस्ट। अब जीटीटी के अलग अलग फेज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्मल फेज़ होता है, लैग फेज़ होता है, माइल्ड डायबिटीज़ एंड स्टेशनरी प्री फेज़, चौथा सीवियर डायबिटीज़ फेज़, 5वां हाइपोग्लाइसेमिक फेज़ होता है। अब नॉर्मल फेज़ का नीचे प्रमाणे है। नॉर्मल फेज़ में क्या होता है कि पेशेंट का फास्टिंग लेवल तो नॉर्मल होता है, फिर 75 ग्राम हम ग्लूकोज उसको देते हैं। तो ग्लूकोज पीने के बाद उसका जो इंटेस्टिनल में ऑब्जॉर्बेंस की प्रक्रिया होती है, उसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद उसका लेवल एकदम हाई फेस में मिलता है, हाई लेवल में मिलता है, और 2 घंटे बाद वही लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फेस। लैग फेस में क्या होता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, फिर वो अपने हाई लेवल तक पहुंचता है, मतलब कि वो रीनल थ्रेशोल्ड को भी वो पार कर देता है। फिर उसके बाद वो उसकी नॉर्मल लिमिट में आ जाता है, पर उसको नॉर्मल लिमिट में आने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि इस फेज में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत लेट होता है, इसलिए। माइल्ड डायबिटीज़ एंड स्टेशनरी प्री फेज में क्या होता है कि बॉडी में ग्लूकोज को यूज़ करने की क्षमता कम हो जाती है, तब ये चीज़ देखने को मिलती है। सीवियर डायबिटीज़ में क्या होता है, यहाँ इंसुलिन के खामी के कारण शरीर में ग्लूकोज की यूज़ करने की क्षमता चली जाती है, इसको बोलते हैं सीवियर डायबिटीज़। हाइपोग्लाइसेमिक में क्या है कि ग्लूकोज टॉलरेंस ज़्यादा होता है, कि शरीर में ग्लूकोज को यूज़ करने की क्षमता बढ़ जाती है।
उसको कंडीशन का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोएड्रिनलिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म। रीनल थ्रेशोल्ड मतलब कि किडनी में ग्लूकोज को यूज़ करने की क्षमता। सामान्य व्यक्ति में यूरिन में ग्लूकोज होता नहीं है क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल 160 to 180 mg पर डेसीलीटर से कम होता है। जब ये लेवल को ग्लूकोज की रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जब ग्लूकोज का प्रमाण रीनल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाता है, जब ग्लूकोज यूरिन में भी प्रेजेंट होता है, बहुत कम लोगों में रीनल थ्रेशोल्ड कम मिलता है, तो ब्लड शुगर लेवल भले 160-180 mg से भी कम हो, पर यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट है तब ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन है कि ग्लूकोज बढ़ गया है। अब जीटीटी करने के मेथड तो वो 2 तरीके से करने में आते हैं। पहला तो है पेशेंट को 10 से 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। फिर सुबह में सैंपल कलेक्ट करना है जिसको नाम देना है FBS FUS। FBS એટલે फास्टिंग ब्लड शुगर और FUS मतलब फास्ट यूरिन सैंपल। फिर उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देना है 250 ml पानी के अंदर मिक्स करके, और पेशेंट को कहना है कि इसको पी लो और टाइम नोट करना है। फिर उसके आधे घंटे के बाद फिर से पेशेंट को बोलना है कि ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। फिर उसको लेबल करना है PG1 to BS, PG1 to US। फिर उसके आधे घंटे के बाद सैंपल कलेक्ट करना है। ऐसे टोटल 6 सैंपल कलेक्ट करना है और सारे सैंपल में GOD POD मेथड से ही प्रक्रिया की जाएगी। अब दूसरी मेथड है कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये इसको बोलते हैं HbA1c। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है। HbN HbA ग्लाई हीमोग्लोबिन है वो HbA बनने के बाद मिलता है। जो हीमोग्लोबिन A बन जाता है उसमें से डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ग्लाई HB बनता है। इस प्रक्रिया में कोई भी एंजाइम पार्ट नहीं लेता। नॉर्मल व्यक्ति के RBC में जीनेटिकली HbA, HbA2, HbF ऐसे 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन मिलते हैं जिसका प्रमाण है 96%, 3%, 1% रिस्पेक्टिवली। और जो HB है वो HbA में से ट्रांसफॉर्म होता है। ग्लाई HB हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो HbA में से बनता है। अब है कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड के थ्रू ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को मतलब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो मेथड का नाम है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। साधन क्या चाहिए? आज आयन एक्सचेंज रेजिन सॉल्यूशन, लाइसिंग रिएजेंट, कंट्रोल, सेंट्रीफ्यूज, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कलरीमीटर। सैंपल EDTA वाला यूज़ करेंगे। मेथड का नाम आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है। सिद्धांत क्या है कि EDTA बल्ब के मदद से हीमोलाइसेट तैयार किया जाता है। हीमोलाइसेट मतलब कि जो हीमोग्लोबिन RBC होता है उसको तोड़ दिया जाता है और हीमोलाइसेट बनाया जाता है। उसको आयन एक्सचेंज रेजिन प्रक्रिया से किया जाता है जिसमें नॉन ग्लाइकोसिलेट होता है AUHF, वो बाइंड हो जाता है और जो हमारा हीमोग्लोबिन है ग्लाई हीमोग्लोबिन वो मिल जाता है सुपरनन के तरीके से। पद्धति क्या है? एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें 0.5 ml लाइसिंग रिएजेंट डालना है और 0.1 ml ब्लड और उसको मिक्स करना है। तो लाइसिंग रिएजेंट क्या करेगा? ब्लड को तोड़ेगा, लाइस करेगा। सेकेंड नंबर में क्या करना है? ग्लाई हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन। तो उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 3 ml आयन एक्सचेंज रेजिन सॉल्यूशन लेना है और 0.1 ml हीमोलाइसेट जो हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बनाया वो डालना है और उसको मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करना है। हिलाने के बाद जो ऊपर का सुपरनेंट है वो अलग में ले लेना है और उसकी OD चेक करनी है 540 नैनोमीटर पर।
तो उसका फॉर्मूला भी वैसा ही है। अभी जो स्टेप 3 है उसमें क्या करना है, टोटल हीमोग्लोबिन लेना है। तो 5 ml डिस्टिल वाटर में 0.02 ml हीमोलाइसिट जो हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बनाया उसको ही मिक्स करना है डिस्टिल वाटर के अंदर, 10 मिनट रहने देना है और फिर से उसकी ओडी चेक करनी है। तो फॉर्मूला है ओडी ऑफ GHB, ओडी ऑफ THB, GHB मतलब ग्लाई हीमोग्लोबिन जो हमने ऊपर पढ़ा, ओडी ऑफ THB मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई TF, TF એટલે टेम्परेचर फैक्टर, जो टेम्परेचर फैक्टर है 25 डिग्री सेल्सियस।